नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें 14 ग्रुप में, तो 14 ग्रुप के साथ साथ अगर हम सारे ग्रुप को देख लें यहाँ पर, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, वैसे हम पढ़ रहे थे 14 का, लेकिन यहाँ पर चलिए हम कर लेते हैं 13th ग्रुप हमारा हो गया और ये हमारा हो गया 14th ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हमारा आता है लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम, ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंसियम। और इसके बाद हमारा हो जाएगा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रेंशियम हो गया, बेरियम। इसके बाद 13 ग्रुप की अगर हम बात करें, 13th में हमारा आ जाएगा बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और हमारा हो गया गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, और हमारा हो गया थैलियम। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, और जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, और लेड हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें जो जनरल टेंड होता है डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हमारा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये एक ट्रेंड है, डिक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम देखें थोड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कंडीशन में होता है चेंजिंग, तो इस तरीके से डाउन द ग्रुप चेंज होता है। यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से यहाँ पर इनका चेंज होता जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में ये हमारा सेकेंड ग्रुप है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है कि सेकेंड ग्रुप का सेकेंड एलिमेंट उसको उठाकर पटक दो सबसे नीचे। 13th ग्रुप का थर्ड एलिमेंट, 13th ग्रुप का थर्ड एलिमेंट इसको पटक दो सबसे नीचे। इस तरीके से 14th ग्रुप का फोर्थ एलिमेंट इसको पटक दो सबसे नीचे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो 14th ग्रुप का हमारा जो फोर्थ एलिमेंट आएगा, जिसमें हमारा टीन आ जाएगा ऐसे, इसमें इसको सबसे नीचे कर दो, सबसे नीचे। मतलब देखो सिंपल सा, यहां हमें कोई चेंज नहीं है। सेकेंड ग्रुप हुआ, 13th ग्रुप हुआ, 14th ग्रुप हुआ। सेकेंड एलिमेंट को सबसे नीचे, 13 में थर्ड को सबसे नीचे, 14 में फोर्थ को सबसे नीचे करो, तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? ये इसका तो कोई डाउट नहीं, ये तो एक्यूरेट है, राइट। इसका हमारा सीक्वेंस बनेगा बेरिलियम, इसके बाद आएगा कैल्शियम, फिर आएगा स्ट्रेंशियम, फिर आएगा बेरियम, और यहाँ लिख दो मैग्नीशियम। रेडियम और फ्रेंशियम को हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हैं, तो उनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये जो ऑर्डर है वो बॉइलिंग पॉइंट का, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया। इसका ऑर्डर अगर हम बनाए तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, अब गैलियम यहाँ से हट गया, तो उसके बाद हमारा इंडियम आएगा, और उसके बाद हमारा थैलियम आएगा, और सबसे नीचे हमारा जो है वो गैलियम हो जाएगा। और इसका सीक्वेंस हमारा इस तरीके से कुछ हो गया, ये हो गया। 14th ग्रुप के बारे में अगर बात करो तो यहाँ कार्बन लिख दो जी, यहाँ सिलिकॉन लिख दो जी। अब इसमें हमारा हो जाएगा जर्मेनियम आ जाएगा, जर्मेनियम के बाद अब टिन लेड यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर टिन को सबसे नीचे लिखेंगे। तो इसका हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ इस तरीके का हो गया, ये हो रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम केवल 14 ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि एक साथ कर लेते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और आपका जो दिया गया 13 ग्रुप, 14 ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या रेशियो होता है, मतलब क्या वेरिएशन होता है। तो इस तरीके से सेकेंड 13 नीचे, 14 में फोर्थ एलिमेंट को नीचे कर दो। तो इस तरीके से इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट में जो चेंजेस आ रहा है इनके कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, तो उसकी वजह से ऐसा रीजन आ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद अब हम इसे फटाफट इसी में बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम ये वाला हटा देते हैं यहाँ से, इसको ऐसे लिखे रहते हैं, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस हमारा बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस अब देख लेते हैं जी। बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हमें देखना है, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस तो हो गया।
अभी हम यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट का भी सीक्वेंस देख ले रहे हैं कि इसी के साथ में क्या होगा। इनको नहीं मिटा रहे हैं, कुछ चेंज होगा तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये वाला हम फर्स्ट ग्रुप का हटा दिए थे, तो फर्स्ट ग्रुप का हमारा जो हो जाएगा, इसको लिख दे रहे हैं फिर से। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अभी देखना बॉइलिंग पॉइंट, अब हमें देखना है इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड कंडीशन होती है, मींस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होती है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट की जब मेल्टिंग पॉइंट में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड होता है, उसको मेल्ट करना होता है। अभी बॉइलिंग पॉइंट में मतलब ये लिक्विड स्टेट में आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पर वैसी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। वैसे अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, इसमें भी वही है, नो चेंज नो वेरिएशन, बिल्कुल राइट है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, यहाँ पर हो जाएगा डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने वाला जो हमने पॉइंट लिखा है वही पॉइंट यहाँ इसके लिए भी समझ लो। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले सिचुएशन में, यहाँ पर भैया बॉइलिंग पॉइंट में तो थोड़ा सा और लफड़ा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट में और गड़बड़। देखना क्या है, जो सेकेंड है उसको नीचे करो, और यहां पर हमारा क्या करना है, इसमें जो आपका आएगा लास्ट में, जो इसको यहां सेकंड कर देंगे, इस वाले को यहां करेंगे और इधर से उठाकर उसको सेकंड पोजीशन पे ले जाएंगे। मतलब सेकंड वाले को ऊपर लेना है और वहां से उठा करके उसको इसके और नीचे कर देना। मतलब एक तरीके से यहां पर हमें क्या करना है, बेरियम को उठा करके ऊपर ले आके पटक दो। देख लो, इसको यहां ले जाओ और इस भाई साहब को उठा करके यहां ले जाओ, बदल दो इनकी लोकेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना, बेरिलियम तो है ही, बेरिलियम के बाद आपका बेरियम आ गया, बेरियम के बाद हमारा आएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद हमारा आएगा स्ट्रेंशियम, स्ट्रेंशियम के बाद हमारा आएगा यहाँ पर मैग्नीशियम। तो हमारा ये सीक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट का कुछ इस तरीके से होगा। मतलब उसको नीचे और नीचे वाले को उठाकर, उसको सेकंड वाले को उठाकर पटको, सेकंड ग्रुप में सेकंड को नीचे, और जैसे वो नीचे जाएगा तो उसके जस्ट ऊपर वाले को उठाकर फर्स्ट वाली पोजीशन पर रख दो। तो इस तरीके से इनको इंटरचेंज कर दो, इनकी लोकेशन बदल दो सेकंड वाले में। अब हमें क्या करना है, 13 वाले में देखना, देखो सेकंड वाले में ही ऐसा कुछ आया। 13 वाले में हमें क्या करना है कि ये हमारा जो चेंजिंग का जो है पोजीशन, और ये जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मतलब यहाँ पर हमारा गैलियम है तो गैलियम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे ही है। यहाँ कोई चेंज नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन में ये ऐसे ही है। यहाँ देख सकते हैं आप कि फर्स्ट वाले ग्रुप में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट वाला ग्रुप वैसे ही चल रहा है, जैसे था वैसे ही है। फर्स्ट ग्रुप में कोई चेंज नहीं है दोनों कंडीशन में। सेकंड ग्रुप में थोड़ा सा बदलाव हो गया। 13 ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो 13 ग्रुप में हमने क्या किया, 13 ग्रुप में हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी। तो 13 ग्रुप में हमारा जो है कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा है का वैसा ही रहेगा। 14 की बात करें तो 14 में भी हमारा वैसा ही चलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का हमारा सीक्वेंस हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस है इसको ध्यान रखना किस तरीके से करना है भाई। बस 13 में थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट और इनमें कोई चेंज नहीं। जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में ही थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होना है, वेरिएबल कंडीशन हो रही है। तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया जी, कोई क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया, और क्या डिस्कस किया, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, और डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डेंसिटी हो गया, और ये सारे पॉइंट तो हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे कि इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टी 14 ग्रुप की जो मेन है। अब तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद सम अदर प्रॉपर्टी, जो स्पेशल प्रॉपर्टी है 14 ग्रुप की, जिसमें आता है सबसे पहला हम देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमें देखना है किसमें जी, 14th ग्रुप एलिमेंट। यहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम बात करेंगे।
मीन्स 14 ग्रुप एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। या एक तरीके से आप कह सकते हो कि 14th ग्रुप एलिमेंट जो यहाँ पर है, 14 के बाद भी आते हैं ग्रुप आपका एलिमेंट हैज एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज एंड लॉन्ग कंपाउंड, आप कह सकते हो कि बड़े कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं, टू ज्वाइन विद अदर एलिमेंट, उसी एलिमेंट विद सेम हैव एबिलिटी टू कंबाइंड with its other element, have ability to combine with itself, अपने आप से ही कह सकते हो, that is known as catenation property। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब जैसे हो गया कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनने की प्रॉपर्टी होती है, इस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है खुद के साथ, इटसेल्फ, अपने साथ ही, तो ये इनके बीच में जो कंबाइंड होने की प्रॉपर्टी होती है इसी को हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों होती है, तो उसके पीछे का पहला रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज, छोटी साइज है, और दूसरा क्या है जो इनके बीच में मेटल टू जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एलिमेंट से इनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच में जो अगर बॉन्ड की बात करें, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है और इनकी छोटी साइज होती है, इसी वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये शो कर ले जाते हैं, ठीक है। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारा यहाँ पर आता है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के बाद हमारा आता है सिलिकॉन है, इसके बाद हमारा आता है जर्मेनियम और टिन, और यहाँ आता है हमारा लेड। कार्बन और कार्बन के बीच में जब कैटिनेशन होती है, जैसे कार्बन कार्बन जुड़ गया इसके बीच कैटिनेशन हो गया, सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में जुड़ गया इसके बीच में कैटिनेशन हो गया, जर्मेनियम जर्मेनियम आपस में जुड़ गया इनके बीच में कैटिनेशन, टिन और टिन आपस में जुड़ गए इनके बीच में कैटिनेशन होता है। लेड का लेड के साथ कैटिनेशन नहीं होता है, तो यहां लिख लेना डज नॉट शो कैटिनेशन, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ड्यू टू लार्जर साइज। बेटा बहुत बड़ी साइज है, इसको जो है होल्ड रखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होती नहीं, बड़ी साइज है, बड़ी साइज की होने की वजह से ओवरलैपिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, और इस वजह से बहुत बड़ा कंपाउंड ये नहीं बना सकता, लेकिन इन सब में होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कार्बन कार्बन के बीच में जो कैटिनेशन के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस बॉन्ड की इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 348 किलो जूल पर मोल आता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 290 आपका कितना आ जाएगा 297 किलो जूल पर मोल इसका होता है। इनके बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 260 किलो जूल पर मोल होता है। इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, कार्बन जर्मेनियम की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है इसे आप कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी का जो हम अगर एक डेटा देखें तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर सिलिकॉन के बीच में आता है 240 किलो जूल पर मोल, ये इनके बीच होता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है नियर अबाउट 8715 हो जाएगा, और हो जाएगा ठीक है 51 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। और इनसे इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस देखें तो आपका इनसे इनके बीच का डिफरेंस तो हो गया, इसके बाद हमारा जो है यहाँ से यहाँ के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें
रैपिडली ये वाले इनके बीच में, तो यहाँ पर आ रहा कितना 60-40 मतलब 20 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस। अगर हम देखें कैटिनेशन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इनका चेंजिंग कैसे आ रही है, देखो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा अच्छा कैटिनेशन करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो कैटिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। कार्बन कार्बन की बॉन्ड जो स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है जिसकी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत है। जस्ट उसके बाद सिलिकॉन की बात करते हैं तो बहुत तेजी से डीपली जो है 51 किलो जूल का डिफरेंस आ गया, बहुत तेजी से घट रही है बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब हो जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम देखें जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है उससे बहुत तेजी से डाउन हो जाती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी, सिलिकॉन सिलिकॉन की। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन और यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करूं, इधर ही हम इसमें हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं, यहाँ कार्बन एंड कार्बन की है तो इसकी बॉन्ड जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद बहुत तेजी से गिरती है, जैसे कई लाइन खींचने मतलब इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद हम देखें यहां से तो इनमें जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस अगर हम देखें सिलिकॉन टू जर्मेनियम, ये आपका 297 है, ये 260 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये लगभग हो जाएगा 7 और आपका हो जाएगा ये हो गया हमारा 7 आ रहा है। इसका मतलब इनमें उतना ज्यादा है नहीं लेकिन इससे कम ही तो है। इसका मतलब हमारा हो जाएगा जर्मेनियम एंड जर्मेनियम का हो गया, जर्मेनियम और जर्मेनियम का हो गया, और इसके से कम आपका आ जाएगा SN और SN के बीच। मतलब क्या है कि अगर हम देखें इन दोनों में बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रहा है और जबकि यहाँ पर उतना ज्यादा चेंजिंग नहीं आ रहा है, मीन्स इनसे इनके बीच में कैटिनेशन लगभग 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 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो कैटिनेशन में अगर आप कह सकते हो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस टाइप से भी दिखा सकते हो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में कैटिनेशन लगभग एक ही कैटेगरी का होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेड नहीं बनाता क्योंकि बड़ी साइज है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो 14 ग्रुप एलिमेंट में तो देखने को मिलती है, साथ में अदर ग्रुप में 50 में भी देखेंगे तो कहीं कहीं पर, लेकिन वहाँ एलोट्रॉप होता है, वहाँ भी कैटिनेशन नहीं होता। तो कार्बन की साइज इस टाइप से है और उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी बढ़िया है कि वो दूसरे कार्बन के साथ जोड़ करके बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इस अर्थ पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक तो हमें देखना कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने देख लिया क्या है जी, कौन कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है। सॉरी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब हमारा अगला आ जाएगा एबिलिटी टू फॉर्म, सेकेंड पॉइंट। इसमें एबिलिटी और होती है कार्बन के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, कार्बन के बारे में अगर हम देखें ये कैटिनेशन तो शो करता है, लेकिन अगर हम देखें एबिलिटी टू फॉर्म एलोट्रॉप, एलोट्रॉप भी बना सकता है, एलोट्रॉप टू फॉर्म एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स आपका जो बनते हैं, एलोट्रॉप्स में अगर हम बात करें तो कार्बन में ही एबिलिटी होती है, ये किसकी एबिलिटी होती है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप पे फॉर्मेशन की एबिलिटी किसमें होती है ये हमें देखना है। कार्बन के बारे में हम बात कर सकते हैं, कार्बन में एलोट्रॉप की कंडीशन आती है, हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म एलोट्रॉप।
इसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है भैया कि ये एलोट्रॉप बना लेता है, वही कैटिनेशन प्रॉपर्टी की भी होती है और थोड़ा सा आपस में खुद से जुड़ करके एलोट्रॉप भी बना लेता है। ठीक है, तो एलोट्रॉप के बारे में अगर हम बात करें तो एलोट्रॉप में क्या होगा, सेम टाइप में केवल उसमें कार्बन ही कार्बन होंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। जैसे इसमें आते हैं 3 आता है, एक तो हमारा आता है डायमंड, एग्जांपल अगर हम दें, सेकंड में हमारा हो जाएगा ग्रेफाइट और थर्ड में हमारा हो जाएगा फुलरीन। तो डायमंड में अगर हम देखें तो इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब हो जाएगा इस टाइप से आप दिखा सकते हो, ये बॉन्ड हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसे एक कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है। टेट्राहेड्रल शेप का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल शेप आप दिखा सकते हो, टेट्राहेड्रल शेप बनती है कार्बन के बीच में, तो ये डायमंड हो गया। इसके बाद होता है ये टेट्राहेड्रल शेप होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्ड होता है और इसमें क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भैया ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता। ग्रेफाइट की बात करें तो ये ग्रेफाइट में अगर देखें तो इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनल। ठीक है, अब हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर में कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ दिखा सकते हो आप, एक एटम जो होता है वो 3 से जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। कोई एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो 3 तरफ से इस तरीके से एलिमेंट के साथ में जुड़ता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक देखिए ये वाला एलिमेंट जो है कार्बन का, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, सब जगह यहाँ कार्बन होते हैं, ये कार्बन होते हैं, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में हर जगह कार्बन होते हैं। तो एक किसी कार्बन के बारे में बात कर लें तो देखना यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इसका यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेक इट कंडक्टर, ये इसको कंडक्टर बना देते हैं। वे इस वजह से कहते हैं ना, ग्रेफाइट की लेयर होती है, हेक्सागोनल लेयर के ऊपर लेयर होती है, एक लेयर को ग्रेफीन भी बोलते हैं। अगर एक लेयर को हटा लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा सुपर कंडक्टर जैसी कंडीशन बनती है, हाइड्रोफोबिक नेचर बहुत ज्यादा होता है उस समय, तो उसको ग्रेफीन नाम देते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन सभी कार्बन का एक एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर और डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर। वे डायमंड में कंडक्टर क्यों नहीं, क्योंकि सारे के सारे कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से बिजी हैं। यहाँ पर अगर फुलरीन की भी बात करें तो फुलरीन में आपका होता है फुटबॉल, आपका होता है फुटबॉल के शेप का होता है, इसमें भी आपके फुटबॉल के शेप के जैसे होते हैं, फुटबॉल शेप में। तो ये अगर हम देखें तो ये कंडीशन ही बन जाती है फ्लोरीन में। अब अगर हम बात करें कि इन सबसे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका सबसे ज्यादा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। अगर हम बात करें एनर्जी के बेसिस पर, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी पूछे अगर कार्बन, कार्बन के सभी एलोट्रॉप में, तो आप कह सकते हो कि उसमें ग्रेफाइट है। सेकेंड नंबर पर अगर हम इसमें देखें, यहां पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहां पर लिख सकते हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑलरेडी डेल्टा एफ एच नॉट इज इक्वल टू 0 किलो जूल पर मोल बताया गया है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई, जैसे कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड, कि हमें अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी की अगर कहीं बात करनी है तो उसका जैसे हमें हाइट मेजर करना होता है किसी चीज की, तो हम सी लेवल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 0,
सेम वैसे हम ग्रेफाइट के साथ में देखते हैं कि अगर हमें कहीं पर किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, हम ग्रेफाइट को एज ए जीरो लेके चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट की सबसे जीरो, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली सबसे ज्यादा स्टेबल है। तीसरा अगर बात करें तो डायमंड की अगर देखें तो डायमंड की अगर आएगी, डायमंड की डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा लगभग आता है 1.9 किलो जूल पर मोल आता है। और ग्राफीन की अगर हम बात करें, ग्राफीन नहीं हमारा फुलरीन की अगर हम, जिसे बंकमिस्टर फुलरीन भी बोलते हैं, फुलरीन की अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी जो आती है वो लगभग आ जाती है हमारा 30 नियर अबाउट आ जाती है, 30 पॉइंट समथिंग आती है इसकी। अगर हम देखें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है नियर अबाउट, हाँ जी 38.1, याद करने वाले पॉइंट आपके हैं, किलो जूल पर मोल होती है। तो ये ज़्यादा डेटा नहीं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये याद रखो कि भैया ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। ग्रेफाइट आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यहाँ पर एक चीज छूट गया था, तो ये हो जाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इतनी बात हमें देखना है कि कार्बन के अंदर एक थोड़ी सी एबिलिटी और होती है कि ये अपने ही कार्बन से कार्बन को ही जोड़ करके एक बहुत इस तरीके से कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब होता है कि कंपाउंड मेड बाय सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से ही बना हुआ हो जिसमें दूसरा कोई एलिमेंट हो ही ना। तो ये कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है, कार्बन के पास, ये कार्बन। तो हमने देखा कार्बन में कैटिनेशन थी, कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन थी, और उसके साथ में जो एलिमेंट है उनमें भी कैटिनेशन है, लेकिन कार्बन में सबसे ज्यादा है। कार्बन में एक चीज और आ गई कि इसके अंदर भैया एलोट्रॉप फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी होती है। एलोट्रॉप के फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अगली हमारे हो गई, तो हम अगला पॉइंट देखेंगे इसी कार्बन में कि कार्बन के और क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तभी हम एक साथ देख रहे हैं। अब कार्बन की प्रॉपर्टी में हमें देखना अगला पॉइंट हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कार्बन की हो गया, हाँ जी। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी, तीसरा पॉइंट और है कार्बन के बारे में ही देख रहे हैं। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड, p पाई बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे देखें किसके साथ, विद अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट हैं, विच हैज स्मॉलर साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसके पास में पी पाई बॉन्ड खुद के साथ विद अदर के साथ भी, पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर, विद इटसेल्फ, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करें, विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट, और जो हमारे दूसरे एलिमेंट हैं उनके साथ भी बना सकता है। जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, सिंगल तो बना ही था जिसे हमने बोला था कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, तो ये वाला तो हो ही गया। इसका मतलब यहाँ डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और किसके बीच होता है, देखो ये खुद के साथ हुआ इटसेल्फ, और दूसरे के साथ में कार्बन नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड जिसे आप बोलते हैं।
तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ में इसके पास यूनिक एबिलिटी है, ये नाइट्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ, ये खुद के साथ यहाँ पर ट्रिपल, और हाँ कार्बन डाइसल्फाइड में भी होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड, तो ये सल्फर के साथ भी बना सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसके पास एक यूनिक एबिलिटी है भैया, ये इन सब के साथ में पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। पी पाई और पी पाई डी पाई भी होता है, पी पाई और पी पाई, यहाँ पर डी पाई भी लिख सकते हो आप। अब इनमें क्या होता है कि पी पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जा है जो उस तरीके से अगर हम बात करें कि स्मॉलर साइज ड्यू टू p orbital, only p orbital, due to only 2p orbital, इनके बीच में जो है 2p ऑर्बिटल की वजह से which easily overlap, ये आसानी से ओवरलैप कर सकते हैं, ओवरलैप एंड फॉर्म पाई बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन में, तो कार्बन में अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 6 1s2 2s2 एंड 2p2। अब यहाँ पर देखें 2p2 में तो इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर हमारा हो गया px, ये हो गया हमारा py, ये हो गया हमारा pz। px py pz में क्या हुआ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में ये अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो बाकी के जो दो यहाँ पर ऑर्बिटल होते हैं ये py और pz, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड अगर बना रहा है तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। जैसे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से ट्रांसफर होगा, इसको जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास यहाँ पर 1 2 3 और 1, ये हो गया एक्साइटेड, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा कि अब कार्बन अपने केवल 2 ऑर्बिटल को फ्यूज कर लेता है, एक s का और एक px का, इनको फ्यूज करके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है एक इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। और बाकी इसी के साथ में जो लगे होते हैं वो हमारे 2 ऑर्बिटल और होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको आप कह सकते हो ये दोनों हैं प्योर py एंड, यहां पर हमारा हो जाएगा py एंड pz ऑर्बिटल। तो ये इनमें आप में ये देखते हैं कि ये दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले फॉर्म पाई बॉन्ड, यही पाई बॉन्ड बनाते हैं जो प्योर वाले होते हैं। तो जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है तो इनके जुड़ने के साथ में देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों वाले आपस में साइड बाय साइड पाई बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर कार्बन है, इसका एक सिग्मा ऑर्बिटल इधर हो जाएगा और एक सिग्मा ऑर्बिटल इस तरीके से इधर हो जाएगा, और एक पाई ऑर्बिटल इसका एक पूरा प्योर पाई ऑर्बिटल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इस सिग्मा वाले के, ठीक है। और दूसरा इसका जो हो जाएगा दूसरे वाले एक्सिस में मैं अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इसको अगर हम फिर से थोड़ा और बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करें तो यहां पर सपोज दैट ये पॉइंट रख रहा हूं मैं, ये कार्बन है, कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल हो गया जी एक, और एक इधर हो गया 2, और एक अब ऑर्बिटल हमारा जो हो जाएगा वो इस साइड में हो गया, और एक हमारा ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो pz या px वाला जो दिखाना है उसको ये वाले एक्सिस में।
मतलब ध्यान से अगर समझना है तो ये हमारा पी एक्स एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये सपोज दैट हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस का जो आपका देख रहे हो, ये ध्यान रखना, अगर पी एक्स ऐसे है तो पी वाई ऐसे है इसी प्लेन में, और पी जेड जो है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं ये सभी। तो अब को आप क्या करना है, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला कार्बन आएगा, सेकेंड कार्बन, सेकेंड वाले कार्बन का भी यहां पर इस तरीके से दिखा सकते हो, इसका एक ऑर्बिटल यहां पर इसके साथ फ्यूज करेगा, इसके साथ में दूसरे वाले कार्बन से उस साइड से कहीं फ्यूज करेगा, और ये आपका ये वाला पी ऑर्बिटल इधर हो गया, और इसका ये पी जेड वाला ऑर्बिटल अगर हम दिखाएं यहां पर, ये पी जेड वाला ऑर्बिटल ये वाला हो जाएगा, ये आपका पी एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। तो अब होता क्या है देखना कि ये जो एक्स एक्स एक्सिस है इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसका था और जो इसका इलेक्ट्रॉन था इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये ऊपर के फेस से हो गया, और ये यहां नीचे के फेस से इनका हो गया ओवरलैपिंग। अब क्या होगा कि ये जो जेड वाला है, जेड वाला जो आपका एक्सिस है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, यहां से इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो कि सेकंड पीरियड में हम सेकंड सेल में बात करें तो जो पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल बैक एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जो प्योर होते हैं वो पाई बॉन्ड बना लेते हैं आसानी से ओवरलैपिंग करके, पी जेड से पी वाई से, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, और उसके अलावा और कोई पी ऑर्बिटल नहीं है, तो इजिली कर लेते हैं। ऐसे ही कार्बन के बजाय अगर कार्बन हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वाले के साथ भी कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ भी कर लेगा, और सल्फर वाले के साथ भी करेगा। सल्फर वाले में अगर हम बात करें तो देखना क्या होगा, सल्फर का हमारा होता है कितना, आपका 16 होता है सल्फर का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम दें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितना हो गया, 6 4 10 2 12 और 6 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p4। यहाँ पर अब देखें अगर हम तो इस कंडीशन में भी हमारा 3p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम दिखाएं तो 3s में आपके 2 हैं, और यहाँ 3p में 1 2 3 और ये 4। यहां पर आपका देख रहे हो ये आपका एस में एक्साइटेड कंडीशन में आएगा तो डी में आपका जाएगा, तो डी के साथ में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है यहाँ पर आपका ये आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन का एक हो गया पी के, तो इनके बीच में भी सल्फर के साथ में डी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है, हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से कार्बन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है कि इन सबके साथ में ये पाई बॉन्ड बना लेता है। पाई बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बना लेता है इन सबके साथ, बाकी के जो हैवियर एलिमेंट है वो नहीं बना पाते। तो जो अदर एलिमेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं कि सिलिकॉन हो गया, ये सब पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना पाते। अदर एलिमेंट की अगर हम बात करें, अदर एलिमेंट लाइक कौन कौन से हो गया, सिलिकॉन, आपका टिन हो गया, और जर्मेनियम भी है यहाँ पर हमारा, ये सिलिकॉन हो गया और ये जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, does not form p pi bond, मतलब does not form, ये नहीं बना पाते। पाई बॉन्ड आप कह सकते हो, पाई बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज, वीक ओवरलैपिंग जो होता है इनके बीच में, बड़ी साइज होगी तो ओवरलैपिंग कमजोर होगी, ठीक है। लार्ज साइज होती है, वीक ओवरलैपिंग ऑफ
पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल जो भी आप बात करें इसमें, इनके बीच में लार्ज साइज है, वीक ओवरलैपिंग हो रही है और इस वजह से ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक है, और जो सबसे आउटर पी ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। जो इनर पी ऑर्बिटल होते हैं वो बाहर वाले पी ऑर्बिटल को स्पेस नहीं देते कि वो पाई बॉन्ड बना ले। ठीक है, एक बात ये भी कर सकते हो, दूसरा पॉइंट यहां पर कह सकते हो कि इनर पी ऑर्बिटल डज नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करते, बीस वहां पर क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि उनके डज नॉट अलाउ टू फॉर्म पाई बॉन्ड विद आउटर पी ऑर्बिटल। जो बाहर के पी ऑर्बिटल होते हैं, अगर वो बॉन्ड करना भी चाह रहे हैं खुद के साथ या किसी दूसरे वाले के साथ, तो जो अंदर वाले पी ऑर्बिटल हैं वो उनको अलाउ नहीं करेंगे कि भैया तुम पाई बॉन्ड बना लो। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल अगर देखें सिलिकॉन की, तो इसका 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। अभी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 2p ऑर्बिटल है, जब ये 3p के साथ में बॉन्डिंग कंडीशन होने लगेगी तो ये जो 2p वाला ऑर्बिटल है ये रोकेगा, क्योंकि इसकी भी शेप वही होती है, डंबल शेप में, डंबल शेप में ये भी घेर रखेगा, और ये वाले भी ऑर्बिटल होते हैं। भाई इनको जो है खुद के किसी दूसरे वाले, मतलब इसी सिलिकॉन के किसी दूसरे एलिमेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्ड होगी, तो आउटर मोस्ट सेल के पाई पी वाले तो बॉन्डिंग करेंगे, तो जो अंदर वाले हैं वो अलाउ नहीं करते, वो भी कुछ डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हैवियर एलिमेंट पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। जबकि कार्बन के अंदर एबिलिटी होती है कि वो खुद के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है और अपने जैसे दूसरे लगभग उसी साइज के, जैसे हमने बताया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ में ये पाई बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपको बताई कि ये खुद के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है, पी पाई ऑर्बिटल एंड पी पाई डी पाई ऑर्बिटल का जो है ओवरलैपिंग कर सकता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी दूसरे वाले भी शो करते हैं, लेकिन दूसरे वाले जो एलिमेंट हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। अगला पॉइंट हमारा इसमें देखेंगे, हमने ये भी देख लिया था कि एलोट्रॉप भी बना लेता है कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप देख लिया, कार्बन का जो है खुद के साथ पाई बॉन्ड हमने देख लिया, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमने देख ली। इतने पॉइंट हमारे यहाँ पर हो गए। इसके बाद हम आगे अगर डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आगे बात करें, तो अब हमारा इनकी कुछ अदर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हम कुछ पढ़ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी 14th ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पहला पॉइंट यहां पर देखेंगे, रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ में इसकी रिएक्शन क्या होती है, तो एयर के साथ में रिएक्शन में हो जाएगा, देखिए जैसे हमारा हो जाता है कार्बन है, सिलिकॉन है, और हमारा ये जर्मेनियम है, और टिन है, और लेड है। ये भैया कार्बन के साथ में यहाँ पर लिख सकते हो कि ग्रुप एलिमेंट से रिएक्ट विद एयर, 14th ग्रुप एलिमेंट react with air and form two type of oxide. दो तरह के ऑक्साइड ये शो करते हैं। अब दो तरह के ऑक्साइड शो करने का मतलब क्या हो गया कि भैया ये +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, +2 एंड +4। तो जैसे इसका एक ऑक्साइड आपका बनेगा C+O, तो CO बना देगा, ये CO2 दूसरा बनाएगा, SiO पहला बन गया, SiO2 दूसरा बनाएगा, GeO
और आपका यहाँ पहला बन गया, और ये हमारा हो जाएगा GeO2, ये SNO2, PbO, PbO2। ये इनके दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं। अब दो तरह के ऑक्साइड बनने के पीछे का भी रीजन होता है, इनमें आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बारी अगर हम देखें, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम देखें तो इन सब के बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऑक्साइड ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी आप लिख सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +4। ये भी समझना हो, चूंकि ये छूट रहा था तो मैं इसको समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए अगर कार्बन की बात करूँ, कार्बन, तो कार्बन में ज्यादातर तो +4 में ही जाता है। जैसे कार्बन का हो जाएगा, सिलिकॉन की देख सकते हो, सिलिकॉन के ले लो, ज्यादा अच्छा आएगा, 14 है। ठीक है, 14 इसमें अगर हम देखें, और ये आपका हो जाएगा जर्मेनियम का 31, आपका हो जाएगा जिंक का 30, 31, 32, ये हमारा हो जाएगा गैलियम का, जर्मेनियम का। अब अगर सिलिकॉन की बात करें यहाँ पर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 6 4 10, दोबारा 4 16, अरे कितना हो गया, 14 ही तो करना है, 3p3, 2p6, 6 4 10 और 3s2, 3p4, 4, हाँ ठीक, 6 4 10, दोबारा 4 16, 13 14, 2p2, ये होगा, दोबारा 13 14, हाँ ठीक। अब देखना यहाँ पर क्या है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। अगर ये देखिए क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे यहाँ से, p वाले अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, p के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या दे सकता है जी, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो यहाँ Si+2 बनाएगा, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये Si+2 दे सकता है। अगर बाहरी सेल का ये वाला भी निकल गया तब क्या देगा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों के निकलने से क्या देगा जी, पहले तो एक निकाल के दिखा दें नीचे, उसके हम दूसरा दिखा सकते हैं कि ये दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के पीछे इसका एक यहाँ पर रीजन भी है। ये निकालेगा तो ये कंडीशन जाएगी, और अगर यहीं पर ये 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2 और साथ में अब ये कंडीशन बन गई, इसको हम कहेंगे Si+2। और अगर ये भी निकल गया यहाँ पर तो बेटा ये आ जाएगा Si+4। तो अब यहां देख सकते हो आप कि Si ने यहाँ पर सिलिकॉन ने ये +2 और +4 स्टेट दोनों शो कर सकता है, क्योंकि उससे पीछे की स्टेट आ जाएगी, पहले वाली सेल आ जाएगी। तो बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल करके +2 में देखें और +4, ये ज्यादा स्टेबल दो स्टेट इनकी होती हैं। तो लगभग ये 14 ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, शो करते हैं, +2 या तो शो करेंगे या तो +4 शो करेंगे। अब हम यहां पर देखें तो इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये CO, CSIO ये भी शो करता है और ये भी यहां पर शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टेबल कौन सी होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम आ जाएं यहां पर, जैसे अगर हम लेड की बात करें और यहां पर लेड, अगर हम यहां पर PbO और ये PbO2 की बात करें इनके बारे में, जैसे हमने सिलिकॉन की बात कर लिया, बता दिया आपको कि ये SiO और SiO2, हमने इन दोनों के बारे में यहाँ पर देख लिया, ये SiO2 बना सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने तो डिस्कस यहाँ कर लिया। लेकिन अब PbO PbO2 में अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ आता है, पूछते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिलिकॉन की केस में तो भैया +4 वाला ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। लेकिन अगर हम इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो PbO इज मोर स्टेबल देन PbO2। यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें, ये चीज अभी हम और आगे डिस्कस कर सकते थे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो था क्या था, SiO और SiO2
तो SiO2 is more stable than SiO, but here PbO is more stable than PbO2. यहां पर होता है, इसका रीजन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये आता है क्यों? ये आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से आता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इसकी वजह से आता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं 4f में, वही आ जाता है कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कम होने से जो बाहरी सेल का जो s इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता पाई बॉन्डिंग करने में, पाई बॉन्ड करने में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे क्या होता है कि ये आयन में भी बनाएगा, आयन ना बनाएगा तो कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, या तो +2 ये वाले इलेक्ट्रॉन केवल बॉन्डिंग करें, या तो चारों मिलके बॉन्डिंग कर लें। चारों मिलके बॉन्डिंग कर सकते हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट में आकर के चारों मिलके बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम अलग से भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब सिंपल समझो, जो यहाँ पर यस वाला है, जब भी बॉन्डिंग की बात आए तो वो पी वाले से मना कर दे, भैया तुम ही जाओ पार्टिसिपेट करो, तो ये दो पार्टिसिपेट करके +2 ही बनाएंगे। ये वाला मना कर दिया, ठीक है। और अगर ये वाला भी इसी के साथ शामिल हो जाए तो 2 और 2 4 मिलकर मतलब इसकी अपने को अपनी ऑक्टेट स्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो 4 बना सकता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इन सबके ऑक्साइड में अगर कोवैलेंट ऑक्साइड के बारे में मैं अगर इसको फिर से दिखाऊं आपको थोड़ा सा और, तो यहां पर क्या होगा, ये 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s2 है और यहाँ 3p2 है। तो इनमें देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है p वाले में, 1 2 3 यहाँ पर 2 हैं। अभी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास कितने हो गए जी, अब इन सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस तरीके से। अब अगर बॉन्डिंग होनी है तो बॉन्डिंग होने में क्या होगा, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट की बात आप कर रहे हो तो केवल यही कंडीशन ऐसी हो सकती है ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें तो यही दोनों ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये केवल एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से पेयरिंग करेगा, तो ये बनाएगा SiO। ये किस कंडीशन में बनाएगा, ग्राउंड स्टेट में, जब वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कहीं पर इधर उधर नहीं दे रहा है तो। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो देखना 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, भाई ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से पेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करेगा, तो 1 इसको मिल जाएगा, 1 इसको मिल जाएगा। इस ऑक्सीजन का 1 इधर देगा, 1 इधर देगा, ऑक्सीजन 2 से बैलेंस करेगा ना, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 से बैलेंस कर लेगा इसको, तो SiO बनेगा। और यहां से अगर ऐसे करेगा तो SiO2 बनेगा। तो यहां वाली कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही, +2। यहां की कंडीशन में कितनी आ रही, +4, क्योंकि ऑक्सीजन 4 इसमें जुड़ेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर आ जाएगी +4 की पोलरिटी आएगी। तो ये कब बना, ये SiO तब बन रहा है जब s ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है p के साथ। ये कब बन रहा है, जब s ऑर्बिटल p के साथ इन्वॉल्व होकर के एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब सोचो ये एक्साइटेड स्टेट में आकर ये SiO2 बना, अगर ये मना कर दे तो ये वाला कहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ही नहीं, इसके साथ पार्टिसिपेट करूंगा ही नहीं, मना कर दे बिल्कुल, तो ये SiO ही बनाएंगे, मजबूर है। अगर मना नहीं करेगा तो SiO2 बनाएंगे, +4 में चले जाएंगे। यहां कंडीशन जब वही हम पढ़ते हैं तो PbO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो ये कहां पर आ रहा है जी, PbO का सबसे लास्ट में आ रहा है। लास्ट वाले मैंने बताया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे दोगे, रेडॉन आर्यन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी अगर हम बात करें। और यहां पर हमारा हो जाएगा 6 पीरियड का, तो हो जाएगा 6s2 एंड 6p2। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ ही लो फिर। 6s2 यहां पर है, 6p2, तो यहां पर देखिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर आपके पास में इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम सिचुएशन वही जो वहां समझा था वही यहां समझो भाई, एक ही पीरियड एक ही ग्रुप के सदस्य हैं सभी। अगर ये s वाले ने मना कर दिया, नहीं जी मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने नहीं आऊंगा,
तो केवल इनके कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, यही यही भाई साहब ऑक्सीजन एक आएगा और एक इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन देकर, एक इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन को देकर के इनके साथ में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या बनाएगा ये PbO। और अगर ऑक्सीजन इसके साथ शामिल हो गया, ये ग्राउंड स्टेट की बात मैं कर रहा हूं, ग्राउंड स्टेट, और अगर ये शामिल हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा Pb का दे रहा हूं, ये Pb का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यही अगर यहां पर रेडॉन और यहां पर अगर इसने भी इसके साथ में एक्साइटेड कंडीशन में आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन, अब इनमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये एक्साइटेड कंडीशन में आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या होगा, ये सभी एक ऑक्सीजन से यहां पर ये दोनों भिड़ेंगे, देखो ये, और यहां पर ये ऑक्सीजन आएगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ये सभी दे करके पार्टिसिपेट करके ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा PbO2। तो ये PbO भी बना सकता है, PbO2 बना सकता है, जैसे यहाँ SiO बना था, SiO2 भी बना था। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम नीचे जाते हैं ना, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि रेडॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 आता है। यहां पर अगर 4f14 आता है ना, तो यहां 4d10 भी आता है और यहां पर 3d10 भी होता है। तो ये 3d10, 4d10 एंड 4f, ये सबकी जो है पैकिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है यहां पर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट f ऑर्बिटल का सबसे कम होता है, आपको पता होना चाहिए कि s का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद p का होता है, फिर d का होता है, सबसे कम f का होता है। f स्कैटर्ड ज्यादा होता है, फैला हुआ होता है। तो वो क्या करता है कि न्यूक्लियस को काफी क्लोजली पैक नहीं कर पाता, मतलब बाहरी सेल का जो सबसे इलेक्ट्रॉन है, जो ये s एंड p के इलेक्ट्रॉन है, इनको हिंडर नहीं कर पाता। मतलब यहाँ के जो 4f है रेडॉन के अंदर ही है, ये सारे रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पूरा दोगे तो वहां पर आएगा। ये क्या करते हैं 4s, और इनको अगर हिंडर्ड करना है तो अच्छे तरीके से हिंडर्ड नहीं कर पाते, मतलब न्यूक्लियस के जो प्लस चार्ज, इफेक्टिव चार्ज को 6s और 6p तक पहुंचने से रोकते हैं। ये नहीं रोक पा रहे हैं 4f का, चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां पर कम है, तो 4f के स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से जो 6s का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है। न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने की वजह से वो 6p को बॉन्डिंग करने वक्त मना कर देता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं है, 4f या 3d या 4d ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इनका स्टेरिक हिंड्रेंस, भैया ये जो s वाले हैं, ये वाले हैं, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत अच्छे तरीके से होता है, न्यूक्लियस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और न्यूक्लियस को जब अच्छे से कवर करते हैं तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 3s और 3p पर उतना अच्छा नहीं लग पाता, और इस वजह से ये 3s 3p के साथ बॉन्डिंग में चला जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर इसके पीछे से कोई इसको सपोर्ट करने वाला है, इसके पीछे सपोर्ट करने वाला है, तो भाई वो कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा साथ में तुम्हारा। अब यहां से कोई सपोर्ट पीछे से मिल नहीं रहा है, इस वाला कह रहा है चलो यार तुम्हारे साथ ही पार्टिसिपेट करके बॉन्डिंग कर लेते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर तो 4f ऑर्बिटल आ गया, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। अब क्या हुआ, अब ये इसका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता गया, देखिए साइज भी बड़ी हो रही है, इसमें प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। 6s के इलेक्ट्रॉन अब अच्छे तरीके से न्यूक्लियस द्वारा अंदर की तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि 4f वाले ये सब ऑर्बिटल रोक नहीं पा रहे हैं न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट 6s पे। तो 6s अब क्या करेगा, 6p को मना कर देगा, कहेगा भैया तुम जाओ पार्टिसिपेट करो, हम तो न्यूक्लियस की तरफ से ज्यादा स्टेबल कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो d वाले साहब हैं और f वाले हैं, ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम हमारे साथ रह सकते हो, हम आपके चार्ज को हिंडर नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस के साथ आपका भी संबंध बना रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर का मतलब जो हैवी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट मतलब नीचे वाले, ये टिन हो गया, लेड हो गया, ये हैवी एलिमेंट है। हैवी एलिमेंट का जो 6s का ऑर्बिटल है, अगर लेड की बात करें, टिन होता तो इसके कौन सा आ जाता है, इसका 5s वाला हो जाता है। ये जो है इनमें अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का बहुत अच्छा है, इस वजह से ये इसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते।
जबरदस्ती कराओगे तो कर लेंगे, मौका मिलेगा तुरंत हट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी स्टेबल ऑक्साइड कौन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर यस मना कर देगा तो दो ही, एक ही ऑक्सीजन तो यहाँ बॉन्डिंग करेगा, इसका मतलब पीबीओ ही बन पाएगा। और अगर ये इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा तो पीबीओ2 बनेगा। लेकिन ये यहाँ पर है कि ये मना करना है करता है, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब 6s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो 6p वाले के साथ मिल करके ये कंडीशन में नहीं जाना चाहते, पीबीओ2 नहीं बनाना चाहते, क्योंकि न्यूक्लियस से उनको सपोर्ट मिल रहा है। और न्यूक्लियस से सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि 4f वाले जो है उसको न्यूक्लियस के चार्ज को रोक नहीं पा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बहुत कम है। और इसी को हम बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब इनर्ट नेचर, पेयर का मतलब पेयर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, 6s वाले, इनका इफेक्ट ऐसा होता है पी के साथ बॉन्डिंग करना नहीं चाहते, इसी बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ की वजह से अगर हम बात करें तो ये वाले ऑक्साइड की स्टेबिलिटी आपको पता चल गई, पीबीओ इज मोर स्टेबल देन पीबीओ2। तो स्टेबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा ऑक्साइड, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में अगर हम बात करें जैसे पीबीओ में ये वाला हो गया, SN और SNO2 की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये वाले में SNO2 और ये वाले में अगर देखें तो यहां पर भी आप कह सकते हो कि इस सिचुएशन में तो ये वाला ही स्टेबिलिटी दिखाएगा, इसमें ये वाली कंडीशन बन जाएगी, इसमें ये कंडीशन बन जाएगी, इसमें ये कंडीशन बन जाएगी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। कौन किससे ज्यादा है इनमें आपस में कंपेयर कर सकते हो इस तरीके से। स्टेबिलिटी का थोड़ा सा ऑर्डर आपका यहाँ पर हो गया। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो यहीं पर काम कर रहा है, इस वाले में तो ये भी हो सकता है कि SNO2 ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन ये आपका है इनर्ट पेयर। तो रिएक्टिविटी भी तो एयर के साथ ही होता है, और स्टेबिलिटी मैंने बता दिया, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है यहीं पर। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी में स्टेबिलिटी हमारा समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैंने सोचा तो कोशिश तो किया समझाने को आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के बाद इन्हीं की ऑक्साइड की कुछ और प्रॉपर्टी। ये जो हमारे ऑक्साइड है, Cu है, CO2 है, सिलिकॉन है, और आपको हो जाएगा ये हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा SiO2, और ये GO2, SNO2 एंड PbO2। अब देखना ये वाले इतने ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये जो आपका है ये केवल ओनली प्रेजेंट एट हायर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर पर ही केवल प्रेजेंट होता है, लो टेम्परेचर पे प्रेजेंट नहीं होता। बाकी कितने बच रहे हैं, बाकी के बच रहे हैं जी इतने, ये सभी हैं एसिडिक। तो यहां देखना एसिडिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, और ये सॉरी ये वाला भी एसिडिक में ही आएगा, ये भी एसिडिक में ही आएगा। तो ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड बना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना। अब देखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बहुत गजब का पॉइंट आया यहाँ पर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड react both acid and base, both base and acid। भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड जहां जहां पर आपको मिलेंगी वो एसिड से रिएक्शन भी करती हैं और बेस से भी रिएक्शन करती हैं। तो चलिए अगर मैं बात आपसे करूं कि SNO को बेस सपोज दैट NaOH से रिएक्शन करा दो, SNO2 को NaOH से रिएक्शन करा दो, एक बेस है, या SN को वाटर के साथ में बेसिक मीडियम दे दो NaOH, इसके साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बन सकता है, देखना क्या बनेगा।
ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां बनेगा SN और ये बनेगा OH, SnOH का 4 बनेगा। अभी इसमें हम आगे देखें, SnOH का 4 बन जाएगा। अब यहां पर SnO2 और NaOH के साथ में रिएक्शन करा दें तो यहां पर ये बनेगा SnOH का होल 6 बन जाएगा। अब देखना, ये OH का होल 6 बनेगा और OH का होल 6 ही आते इसके पास -2 का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। अगर यहां पर भी बात करें तो इसमें भी कंडीशन आपका SnOH का होल 6 और ये -2 का बन जाता है। तो एनायन कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्या है, ये दोनों अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन में नेगेटिव आयन बना रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर ये चीज कैसे क्या बन गई, इसको जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टैनिक एसिड। ये हो जाएगा आपका, यह ना टिन है, स्टैनिक एसिड। ये स्टैनिक एसिड यहां पर, ये इस तरीके से यहां पर बन गया। अब SN में यहाँ पर +4 का चार्ज आता है, 4 OH आते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसकी दिखा सकता हूँ, चलिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये 3 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम बात करें, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दें तो इस पर आता है SN पर आता है +4 का चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने आपको बताया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है तो देख लो भाई किसमें आता है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपका हो गया, ये हमारा सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो फिफ्थ है, तो फिफ्थ का मतलब हो जाएगा जीनॉन, और फिफ्थ में हो जाएगा 5s2 एंड 5p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, किसका हो गया, ये SN का। अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोगे तो यहां पर आएगा SN+4। जब बनाओगे तो यहां लिखोगे जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है, ये जीनॉन का पाया जाता है। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अभी क्या होता है कि यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में यहां पर इसके खाली पड़े हैं ना, इसका मतलब S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो S का भी खाली पड़ा है, और P के तो 3 ऑर्बिटल ये खाली पड़े ही हैं। ये बैकेंट है, ये बैकेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, SN अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एकदम से निकाल देता है। निकालने के बाद इसके एक S का और ये 3 P के खाली पड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब खाली जगह मिलती है ना, तो खाली जगह इस पे जब मिलती है तो यहां से क्या आता है, OH आता है माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे 11th में, नहीं आप 12th में आएंगे तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड आता है, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने एक एक लोन पेयर को इसको दे करके ऐसे फिल करते हैं, अपने इस लोन पेयर को दे करके 2-2 इलेक्ट्रॉन ये अपना दे करके इनको फिल कर देते हैं इस तरीके से। तो जब यहां पर आएगा +4 है, देखिए +4 होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब कंडीशन बनेगी कि यहां पर SN है, और SN पर आने के बाद ये 4 OH इसके साथ जुड़ गए, और 4 के 4 OH अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं। यहां पर ये OH अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर ये OH अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और सब पर निगेटिव चार्ज है, सभी के ऊपर अपना निगेटिव चार्ज है, OH के पास में अपना निगेटिव चार्ज है। तो ये इस टाइप की एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। SN को लोन पेयर सभी अपना दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेट बनता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, लोन पेयर डोनेट करना। तो देखना, अकेले SN पर +4 का चार्ज था, और इसके +4 को जो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके 2 निकलने की वजह से +4 आया था, उसको पूरा करने के लिए 4 OH अपने कहां से आया, OH NaOH का OH माइनस, ये इसको दे करके क्या करेंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और इसी को बोलते हैं स्टेनिक एसिड।
देखना जी, OH OH लगा है लेकिन एसिड नाम दे रहे हैं, स्टेनिक एसिड। ये जानते हो क्या, ये स्टेनिक एसिड कंडीशन बनती है। और यहां पर अभी क्या होगा कि 5p के बाद आपका यहां पर 5s है, 5p है, इसके बाद आपका देखेंगे इसमें 5d के ऑर्बिटल आते हैं, तो वो d वाले को भी अपने साथ ही ओवरलैप करके यहां पर 2 OH और आ सकते हैं। ये अपने आप को 5 मतलब यहां देखना 5s 5p और इसके बाद इधर का आपका जो आएगा 5d जो होगा, उस 5d के बैक एंड ऑर्बिटल को भी मिक्स करके, दो और ऑर्बिटल को मिक्स करके टोटल 1 2 3 4 5 6 sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये बना लेंगे। अभी तो ये sp3 में ही है, sp3d तक भी जाएंगे तो ये SNOH6 बनेगा। तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनती है। तो ध्यान रखेंगे ये वाले जो हैं SNO2। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये सोडियम क्या करेगा, यहां पर आपका देखना SNOH इसका बन गया, तो यहां पर सोडियम अलग रहेगा, इस पर सोडियम का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अगर हम बात करें, इसको कैसे लिख के दिखा सकते हो, इसको लिख के दिखा सकते हो SNO2.2H2O। देखो क्या होता है, ये एक तरीके से हाइड्रेटेड ऑक्साइड इसको हम बोल सकते हैं। देखो क्या है, कितने ऑक्सीजन है 4, कितने हाइड्रोजन है 4, तो देखो क्या करो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा दो, 2 ऑक्सीजन हटा दो, तो SNO2.2H2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वाले को बैलेंस अगर करना है तो देखें यहाँ पर +-2 है, तो Na कितने आएंगे भैया, 2 Na यहाँ पर आ जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम लिखेंगे कैसे, नीचे मैंने आपको दिखा रखा है, अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, देखते रहना। अब देखो हम यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि ये वाला SNOH आपका जो बना हुआ है OH का 6, ये यहाँ पर आपका Na आएगा, तो Na2 यहाँ लिख सकते हो, चाहे लेफ्ट में लिखो, लेकिन प्रॉपर्टी हमारी यही होती है, लिखने का तरीका होता है कि ये Na2 इस तरीके से, ये Na इन दोनों को लिख करके हम ये बनाएंगे। अब इस ये बन रहा है तो इसको हम और कैसे दिखा सकते हैं, हेक्सा, ये आपका इसका नाम हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्सी सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी स्टेनेट 4। यहां पर इस तरीके स्टेनेट पर हमारा आ जाएगा, कितने का चार्ज आएगा, +4 का। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका नाम है, आईपीसी नहीं पढ़ेंगे आप, 12th में आएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये यहां पर वेज का जो हमारा आया था, इसको हम ऐसे लिख के दिखा, Na2SNO2 डॉट कितने हो गए जी, 2 ऑक्सीजन हो गए, डॉट 4H2O कितने हो गए जी, 6 है, तो Na2SNO3 SNO3 हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3H2O। देखना यहाँ पर इस तरीके से 2 Na SNO2 SNO3 कर दो, SNO3.3H2O, 6 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन निकाल दो, 3 ऑक्सीजन निकाल दो, 3 ऑक्सीजन बचेगा, तो ये एक बनता है ये कंपाउंड, इसको ऐसे भी लिखते हैं। नीचे वाले का भी है इस तरीके से बनेगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम स्टेनेट, ये नाम है सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनेट। तो ये वाला कंपाउंड इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है। मीन्स हमारा ये बताना था आपको कि ये वाले जो फ्यूटरिक ऑक्साइड होते हैं, ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, SNOH4 बनेगा, इसको हम बोल रहे हैं स्टेनिक एसिड बोलेंगे। स्टेनिक एसिड को हम SNO2.2H2 से दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, बस ध्यान रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन को सभी निकालो, जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन को अलग करने की कोशिश करना। तो 4 हाइड्रोजन है तो भैया 2H2O निकाल दो, बचे हुए ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो। यहाँ पर अगर हम इसे बनाना चाहें तो 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को हटाना है तो 3H2 करोगे, तो 3H2 में 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, 3 ऑक्सीजन बचेंगे, तो Na2SNO3 लिख देना, नाम है सोडियम स्टेनेट। तो ये हमारा कंपाउंड यहाँ पर हुआ, ये इनकी रिएक्शन किस तरीके से ये कर रहे हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4, ठीक। तो ये कंपाउंड बन गए,
इसी तरीके से PbO के साथ भी दिखा सकते हो, PbO2 के साथ भी बना सकते हो, लेकिन इतना लंबा नहीं जाना है। हाँ, एक मैं बता दे रहा हूँ भैया, ये आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं है। एनसीईआरटी में है जो मैं भी अभी आपसे और डिस्कस करूंगा, तो ध्यान रखना इनके साथ में क्या रिएक्शन होगी। अब आ जाओ हम अगले टॉपिक चलते हैं इसमें। ये देखना, इन्हीं के ऑक्साइड के बारे में हम चल रहे थे। तो एम्फोटेरिक के साथ हो गया। हाँ, अभी PbO का बेस बेस के साथ हमने बात कर लिया, एसिड के साथ देख लो जी। मान लीजिए यहाँ पर यही SNO है प्लस एसिड के साथ HCl के साथ करा दो, तो ये क्या बना देगा, SnCl2 बन जाएगा, SnCl2 प्लस H2O ये दे देगा। और अगर मान लीजिए हमने इसी को SNO को हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया, तो Sn आपका हो जाएगा Sn+2 पर अगर हम बात करेंगे +2 है तो SnSO4 इस तरीके से बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि इनका कंपाउंड क्या बनेगा, +2 होगा तो +4 होगा, तो Sn उसको बैलेंस कर लेंगे। तो एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्शन में, बेस में तो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, एसिड के साथ सॉल्ट ही देते हैं। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी गजब होती है। और CO2 की प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाह रहे हो तो CO2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसकी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में दी गई, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, ये मेटल कार्बोनिल बनाता है। इसके पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर मेटल को डोनेट करके मेटल कार्बोनिल बनाता है। इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है, ये ऑक्सीजन को खींचना चाहता है, ऑक्सीजन लेना चाहता है। मान लीजिए इसी CO की आप किसके साथ रिएक्शन करा दो, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो तो जिंक मेटल को अलग कर देगा, CO2 बना देगा। आयरन ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो भैया आयरन को अलग कर देगा। तो इसकी कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करती है, तो इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो हमने अभी थोड़ा बताया था, थोड़ा ये 11 लेवल से हाई पर था, मतलब आप कॉम्पिटिशन लेवल पर बात कर सकते थे इसके बारे में। तो यहाँ पर हो गया था। अब हमारा क्या हो गया, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके हैलाइड के बारे में। ऑक्साइड हमने डिस्कस कर लिया, अब इन सब के ऑक्साइड को तो हमने पढ़ लिया। हाँ जी, ऑक्साइड हमारे हो गए, एयर के साथ रिएक्शन हो गई, और इनके ऑक्साइड की हमने बेस के साथ अभी रिएक्शन देख ली। वाटर के साथ में रिएक्शन इनकी नहीं होती है, इनके ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ ही इनका रिएक्शन करा के देख लें तो क्या होगा। देखना जी क्या होगा कि कार्बन के साथ सिलिकॉन और जर्मेनियम, नो रिएक्शन, मना कर देते हैं जी, मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। बचे हैं टिन और बचे हैं लेड। ये टिन साहब कहते हैं कि ऐसे तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करा दोगे तो SnO2 बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, ये रिएक्शन दे देते हैं स्टीम से। Pb नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों जी नो रिएक्शन? क्योंकि एयर के साथ जो आपने पढ़ा था PbO बना देता है, फॉर्म थिन ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड लेयर ऑफ PbO। स्टेबल वही बताया था ना भाई कि PbO ज्यादा स्टेबल बनेगी PbO2 से, तो PbO की एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। इसलिए पानी में रिएक्शन कराने पर स्टीम से कराओ, नॉर्मल कराओ तो रिएक्शन नहीं करता, टीम कर लेता है। Sn के साथ रिएक्शन हो जाती है, ये सब मना कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो है एक तरीके से देखा जाए तो लैटिस एंथैल्पी का कुछ रोल होता है, और ये रिएक्शन नहीं करते। तो वाटर के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती, एयर के साथ इनकी रिएक्शन होती है। एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सब बनाते हैं। एम्फोटेरिक वाले ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस का मैंने बता दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, एसिड में नॉर्मल बनाते हैं। CO के बारे में बता दिया थोड़ा सा आपको कि ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। ठीक है, अब हम कुछ अदर के बारे में रिएक्शन करेंगे। चलिए जी, हमारा रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद, हमने एयर भी देख लिया, वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया।